हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मुग़ल काल यानी कि मुग़ल काल में अकबर से संबंधित सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और ये टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास का 10वां टॉपिक है। थोड़ा सा गैप हो गया था इस सीरीज़ में, सो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अब कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इससे पहले 9 टॉपिक डल चुके हैं, आई होप सभी को पता होगा। जो रेगुलर हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट यानी कि सिंध में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। एक्सप्लेनेशन आ गया है, तो 2-3 चीज़ें साथ में आपको मिलेंगी। कब हुआ था जन्म, यहाँ पर एक फैक्ट ये क्लियर हो गया। कहाँ हुआ था ये तो क्वेश्चन में पूछा ही गया है। सेकंड थिंग, उसका पूरा नाम क्या था, ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, शिट आंसर दिख गया इसका। निम्नलिखित में से कौन अकबर की माँ थी? तो अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अकबर का पिता हुमायूं व माता हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम की मरियम मकानी की उपाधि दी गई थी। अगर 3 फैक्ट दिए गए हैं, पिता का नाम है, माता का नाम है, इसके अलावा ये जो फैक्ट है नीचे कि हमीदा बानो बेगम को किसकी उपाधि दी गई थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके संरक्षण में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था? तो वह हुआ था बैरम खां के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 14 वर्ष की आयु में 1556 में बैरम खां के संरक्षण में अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में किया गया था। सो कब किया गया था? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कितनी वर्ष की उम्र में किया गया था, कहाँ पर किया गया था, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। तो तीनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है। अकबर ने बैरम खां को क्या उपाधि दी थी? तो उन्होंने खान ए खाना की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी तथा अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था अकबर ने। ओके, नेक्स्ट है, जब अकबर गद्दी पर बैठा था तब भारत में मुग़ल सत्ता दिल्ली से कहाँ तक सीमित थी? तब उस टाइम पर दिल्ली से आगरा तक सीमित थी मुग़ल सत्ता, इसलिए आंसर है बी। ठीक है, जब अकबर गद्दी पर बैठा था तब भारत में मुग़ल सत्ता दिल्ली से आगरा तक सीमित थी। नेक्स्ट, हेमू किसका सेनापति था? तो जो हेमू था वह सेनापति मोहम्मद आदिल शाह का था, इसीलिए आंसर है डी। हेमू यानी कि हेमचंद आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह ने उसे विक्रमाजीत की उपाधि देकर, ये प्रश्न बन सकता है किसकी उपाधि दी थी, विक्रमाजीत की उपाधि देकर अपना वजीर बनाया था तथा मुगलों को बाहर निकालने का काम सौंपा था। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कौन सा वां शासक बना था, यानी कौन से नंबर का पूछा गया है? तो वह 14वां था, इसलिए आंसर है डी। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु की खबर सुनकर हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। राइट, उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो हेमू था, या फिर हेमचंद कह सकते हो, 14वां यानी अंतिम शासक बना था। याद रखिएगा, अंतिम शासक के रूप में भी केवल नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में कौन एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था? एकमात्र जो हिंदू शासक था वह हेमचंद्र ही था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मध्यकालीन भारत में हेमू या फिर हेमचंद्र एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिसका आंसर दिख भी गया है शायद, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इजी क्वेश्चन है, दिख भी गया हो तो कोई मतलब नहीं है। 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था, और किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमचंद्र के बीच में। ठीक है, इसमें हेमू की पराजय हुई थी तथा अफगान सत्ता का अंत भारत में हमेशा के लिए हो गया था। किससे हुआ था? पानीपत के द्वितीय युद्ध से। नेक्स्ट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत का श्रेय किसे दिया जाता है?
ठीक है, तो वह श्रेय जाता है बैरम खां को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पानीपत के, चलिए कोई नहीं, रिपीट हो गया, द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत का श्रेय बैरम खां को जाता है। अकबर ने किसको मांडला पर अधिकार करने भेजा था? यह भेजा था आसिफ खां को। आंसर है ए। अकबर ने आसफ खां को, एक सेकंड सॉरी, आसिफ या आसफ एक ही है वो, ठीक है, खां को गढ़कंटका यानी कि मांडला इसी के अंतर्गत आता है। ओके, तो टोटल वो मांडला पर ही आक्रमण करने के लिए भेजा था, पर अधिकार करने के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला अकबर की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी थी? तो वह महिला थी रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑल राइट। मांडला युद्ध 1564 में हुआ था। इस समय मांडला की वास्तविक सत्ता रानी दुर्गावती के हाथों में थी, यानी कि दुर्गावती 2 दिन तक अकबर की सेना से बहादुरी से लड़ी थी। अंत में उन्होंने क्या किया था? आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये रानी दुर्गावती के बारे में सारे कथन थे। मांडला का युद्ध कब हुआ था? 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ओके, तो उन्होंने कहाँ का शासन किया था? क्वेश्चन ये है, जो कि अहमदनगर का किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। इसने अकबर की सेना का बहादुरी से मुकाबला किया था। किस जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? वह जीत गुजरात की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गुजरात विजय के बाद अकबर ने 1573 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी का अर्थ विजयनगरी था। ठीक है, तो ये अर्थ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस अभियान के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था? ओके, तो वह जो अभियान था वह गुजरात का ही था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों व किसके मध्य हुआ था? यह युद्ध हुआ था मुगल और इसके अलावा इसमें राणा प्रताप थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, राणा प्रताप मेवाड़ का शासक था और मुगलों के मध्य यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर का प्रमुख उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ओके, नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों का सेनापति मानसिंह था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप का सेनापति हकीम खां तथा मुगलों का सेनापति मानसिंह था। तो वहाँ राणा प्रताप का कौन था सेनापति? ये दूसरा फैक्ट यहाँ ये भी पता चल गया। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने मेवाड़ से संधि की थी? तो वह संधि की थी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में पराजित हुआ था, लेकिन राणा प्रताप ने अकबर की संप्रभुता स्वयं कभी स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह, जो कि मेवाड़ का शासक था, उसने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। ऑल राइट। नेक्स्ट है, कौन पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? यह की थी राजा भारमल ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आमेर का राजा भारमल, जिनका नाम बिहारी मल भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत वंश कौन सा? तो वह था कछवाहा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कछवाहा वंशीय शासक भारमल ही था। अच्छा, उनमें से भी कौन सा था? पहले वंश पूछा गया है, लेकिन अगर शासक पूछा जाए एग्जैक्ट वहाँ पे, तो वह भारमल था। ठीक है, या फिर बिहारी मल इसका नाम है। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। अकबर ने इसकी पुत्री हरखा भाई उर्फ जोधाबाई से विवाह किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सलीम के विद्रोह को दबाने के लिए किसे अकबर ने दक्षिण से बुलवाया था? तो बुलवाया था अबुल फजल को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शहजादे सलीम
के विद्रोह से परेशान होकर अकबर ने दक्षिण से अबुल फजल को बुलवाया, किंतु मार्ग में सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, किसको अकबर ने स्वयं मारा था? ठीक है, किसको मारा था? तो अधम खां को मारा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। माहम अनगा के पुत्र जिनका नाम था अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। रीज़न भी पता चल गया। नेक्स्ट है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कालपी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था। अकबर ने बीरबल को यूसुफ जइयों के दमन हेतु भेजा था। इन्हीं से युद्ध के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, किसको अकबर ने कंठ भर वाणी विलास की उपाधि दी थी? यह उपाधि दी थी अकबर ने तानसेन को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तानसेन एक प्रमुख ध्रुपद गायक थे। इनको अकबर ने कंठ भर वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसका मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि तानसेन जैसा गायक भारत में अगले 1000 वर्षों तक कोई नहीं होगा? ऐसा कहने वाले अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अबुल फजल ने कहा था कि तानसेन जैसा गायक भारत में अगले 1000 वर्षों तक कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, तानसेन का प्रारंभिक नाम क्या था? ओके, तो तानसेन का प्रारंभिक नाम जो था वह राम तानु पांड्य था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और ये तानसेन का प्रारंभिक नाम राम तानु पांड्य था। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद इनका नाम अता अली खान रखा गया। ओके, नेक्स्ट है, किसने अकबरनामा की रचना की थी? तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। इसका तीसरा भाग ही आईन अकबरी कहलाता है। ये चीज़ याद रखना भाई, ये दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो बात यहाँ उल्लेख की हो रही है और यह किया है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? यह की थी फैज़ी की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फैज़ी प्रसिद्ध कवि और अबुल फजल के भाई थे। अकबर ने फैज़ी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसने भी अकबरनामा नाम से एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर काल में संपूर्ण राज्य की राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? ठीक है, तो यह प्रणाली थी राजा टोडरमल के हाथों में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अकबर काल में संपूर्ण राज्य की राजस्व प्रणाली इनके हाथों में थी, जबकि राजा मानसिंह अकबर की सेना के सेनापति थे। टोडरमल ने अपना प्रथम भूमि बंदोबस्त कहाँ किया था? तो यह किया था गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी, मैंने आंसर नहीं दिखाया चौथा। ये गुजरात आंसर है इसका, ऑप्शन नहीं दिखाया था। टोडरमल ने अपना प्रथम भूमि बंदोबस्त गुजरात में किया था। नेक्स्ट है, मुसलमान विद्वानों में से किसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वह योगदान है अब्दुल रहीम खान ए खाना का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब्दुल रहीम खान ए खाना बैरम खां के पुत्र थे। मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई किसके द्वारा रचित है? यह रचित है अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये इनके द्वारा रचित है और इन्होंने अपने गज़ल व दोहों के लिए ये जो थे, मतलब अब्दुल रहीम खान खाना अपने गज़ल और दोहों के लिए प्रसिद्ध थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंजाब में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? बात यहाँ पर खास तौर से पंजाब की हो रही है, तो प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अकबर एक धर्म निरपेक्ष शासक था। उसने सभी धर्मों व संप्रदायों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। इसने पंजाब में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न आ सकता है, अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वहाँ पर दे देगा कोई भी, अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक नहीं था, ये कह के भी घुमा सकता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट वहाँ पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष अकबर ने ब्राह्मणों पर लगने वाला कर
जजिया कर जो था उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो वह समाप्त किया था 1564 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था और इसके बाद 1564 में ब्राह्मणों पर जो कर लगाया जाता था जजिया कर, वह भी समाप्त कर दिया था। तो जो तीर्थ यात्रा कर है उसका भी सन जो है याद रखना 1563 है। नेक्स्ट है, अकबर ने किस सूफी संत के प्रति अपार श्रद्धा अकबर में किस सूफी संत के प्रति अपार श्रद्धा थी? तो सलीम चिश्ती के प्रति थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अकबर सूफी की चिश्तिया शाखा से सबसे अधिक निकट था तथा शेख सलीम चिश्ती के प्रति उसमें अपार श्रद्धा थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुलह ए कुल के सिद्धांत को अपनाया था? यह सिद्धांत अकबर ने ही अपनाया था। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसने सुलह ए कुल अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार के सिद्धांत को अपनाया था। अकबर ने कहाँ इबादत खाना का निर्माण करवाया? इसका निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कब करवाया था? 1575 में। ठीक है, जो कि एक पूजा गृह है, इबादत खाना यानी कि वह एक पूजा गृह है जहाँ पर पूजा की जाती है। 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। 1578 में खोला गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष अकबर ने मजहर की घोषणा की थी? यह घोषणा की थी 1579 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। इस घोषणा से अकबर धार्मिक विषयों पर विवाद की स्थिति में सबसे बड़ा अधिकारी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था तथा उसे जारी करने की प्रेरणा स्वयं मुबारक तथा उसके दोनों पुत्र जिनका नाम है अबुल फजल और फैज़ी द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी? देखिए, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये तो क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो गया आपका आंसर, लेकिन कब की थी ये चीज़ प्रश्न में पूछी गई है, तो वह 1582 में की थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दीन ए इलाही जिसका नाम तौहीद ए इलाही भी लिखा हुआ आ सकता है, तो याद रखना धर्म की स्थापना अकबर ने 1528 में की थी। ओके, इसका उद्देश्य एक नए धर्म की स्थापना नहीं बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। ठीक है, तो देखिए 1528 है या फिर 1582 है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर ये सही जो ऑप्शन तो ये तो सही है, लेकिन वहाँ जो गलती से टाइप हो गया है 82 की जगह 28 लिख गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 82 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नवीनतम संप्रदाय का पुरोहित कौन था? ठीक है, तो इसका जो पुरोहित था वह था अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दीन ए इलाही नवीनतम संप्रदाय का पुरोहित अबुल फजल था। आईन अकबरी में कुल 18 लोगों का नाम मिलता है जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, हिंदुओं में किसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बात यहाँ खास तौर से हिंदुओं की हो रही है, तो बीरबल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हिंदुओं में दीन ए इलाही को बीरबल ने स्वीकार किया था, जबकि राजा भगवान दास व मानसिंह ने इसको अपनाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, किसने दीन ए इलाही को स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दी थी? तो वह मोहसिन फ़नी ने दी थी। ऑप्शन पर सी इज़ करेक्ट। इतिहासकार मोहसिन फ़नी ने इसे स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दी थी। अकबर कौन था? एक प्रबुद्ध निरंकुश था या फिर धर्मनिरपेक्ष था या फिर उपयुक्त दोनों थे? तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष से संबंधित तो मैंने आपको हाईलाइट करके एक पॉइंट वहाँ पर पढ़ाया ही था। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन में। बाकी यहाँ दूसरा फैक्ट दे दिया है प्रबुद्ध निरंकुश। नीचे दो ऑप्शन और दे रखे हैं, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं तो कोई सेंसलेस है, ये तो हो ही नहीं सकता जब मैंने आपको यही बता दिया है तो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका सी है, क्योंकि वह प्रबुद्ध निरंकुश भी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अकबर को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है क्योंकि वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि के सभी
दृष्टि से सभी लोग समान थे। नेक्स्ट यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा है अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अकबर ने कहा था कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो वह देखिए दास प्रथा पर भी लगाया था, बहुविवाह, और इसके अलावा सती प्रथा पर भी लगाया था। इसीलिए आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा डी। सामाजिक दृष्टि से अकबर ने दास प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ के एक धर्म गुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था? तो ऐसा किया था जौनपुर के मुस्लिमों ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ के एक धर्मगुरु ने, तो मुस्लिम नहीं, सॉरी, धर्मगुरु आंसर आएगा, वो जौनपुर के धर्मगुरु थे वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। नेक्स्ट है, किसको अकबर ने युग प्रधान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह किया था जिन चंद्र सूरी ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जैनाचार्य जिन चंद्र सूरी को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, अकबर ने किस जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो यह की थी हरिविजय सूरी ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अकबर ने जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। इनसे प्रभावित होकर अकबर ने वर्ष के कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण व पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट है, किसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दान की थी? ठीक है, तो ये जमीन दान की थी गुरु रामदास ने, इसीलिए अकबर ने की थी गुरु रामदास को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान की थी। इसी जमीन पर उन्होंने अमृतसर शहर बनवाया था या फिर बसाया था। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था 1573 में। ओके, बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण 1573 में अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1601 में कहाँ की विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई को और बढ़ा दिया गया था? तो कहाँ की विजय हुई थी? वह हुई थी असीरगढ़ की। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देखिए, बनवाया किसकी जीत में था? तो गुजरात की विजय में। और किसकी जो ऊंचाई बढ़ाई गई? तो वह असीरगढ़ की विजय में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 1601 में असीरगढ़ की विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इसीलिए इसे गुजरात और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। समझ गए? यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दक्षिण विजय के बाद ही अकबर ने सम्राट की पदवी धारण की थी। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। कौन दिल्ली स्थित अकबर कालीन एकमात्र इमारत है? ठीक है, तो वह इमारत आपकी हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हुमायूं का मकबरा अकबर की मां के आदेश पर बनवाया गया था। यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली स्थित अकबर कालीन एकमात्र इमारत यही है। नेक्स्ट है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। इस किले में 2 दरवाजे हैं जिन्हें दिल्ली गेट व अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है, तो वह नक्शा है पंचमहल का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। फतेहपुर सीकरी में है पहली चीज़ पंचमहल, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ किसने बनवाया है? तो अकबर ने बनवाया है। नेक्स्ट है, जहांगीरी महल का निर्माण कहाँ करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अकबर ने करवाया था, ये चीज़ याद रखना, जहांगीर ने नहीं करवाया था। मदरसा ए बेगम का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महामनगा जिन्होंने अकबर का
पालन पोषण किया था, उन्होंने ही दिल्ली के पुराने किले में खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना करवाई थी। यह शिक्षा का केंद्र था, इसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित है? अब फतेहपुर सीकरी में क्या स्थित है? सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, दीवान ए आम या फिर ये सभी? डेफिनेटली तीनों ही स्थित है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में स्थित इमारत में दीवान ए आम, दीवान ए खास, इसमें इबादत खाना था। जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, हवा महल, पंच महल, इसके अलावा कुछ और भी हैं। पंच महल हो गया, बीरबल महल, जोधा का महल। ठीक है, जोधा का महल जो बहुत खूबसूरत है, वहाँ देखेंगे तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा राम सीता की आकृतियों वाले सिक्के जारी किए गए थे? ये सिक्के जारी किए गए थे अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों तथा राम सीय देवनागरी लेख युक्त सिक्के जारी किए गए थे। अकबर द्वारा जारी सोने का सिक्का क्या कहलाता था? यह सिक्का कहलाता था इलाही। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अकबर द्वारा जारी सोने का सिक्का इलाही था, जो सर्वाधिक प्रचलित था। किसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी? यह उपाधि अकबर ने दी थी मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, किसका शासन काल मुगल काल में हिंदी साहित्य के विकास का काल था? क्या बोल दिया मैंने, किसान? सो वह अकबर का ही काल था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अकबर का शासनकाल मुगल काल में हिंदी साहित्य के विकास का काल था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मुगल काल में शिक्षा संबंधी सुधार किए गए थे? तो वह किए गए थे अकबर के काल में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, अकबर द्वारा मुगल काल में शिक्षा संबंधी सुधार किए गए थे। कौन अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो वह था दसवंत। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, स्वामी हरिदास किसके समकालीन थे? स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे। स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे। तानसेन, बैजू बावरा आदि इनके शिष्य थे। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। अकबर ने कब हिजरी संवत की जगह एक नए संवत जिसका नाम है इलाही संवत को अपनाया था? तो यह अपनाया था 1583 में। ठीक है, अकबर ने 1583 में हिजरी संवत की जगह एक नए संवत इलाही संवत को अपनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था? इसका अनुवाद किया था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहाइली नाम से किया था। अच्छा, नाम याद रखिएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद फैज़ी तथा बदायूनी द्वारा किस नाम से किया गया था? यह किया गया था रज़्मनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। महाभारत का फारसी अनुवाद फैज़ी तथा बदायूनी द्वारा फारसी में रज़्मनामा नाम से किया गया था। किसने किया था, ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद बदायूनी द्वारा किया गया था? ओके, तो रामायण का किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी द्वारा रज़्मनामा नाम से किया गया था। रम्मनामा नाम से किया गया था, मैं तभी कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है वॉटेवर। तो यह किया गया है ताजुल माली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली द्वारा मुफर्रीह उल कुलूब नाम से किया गया था। नाम बहुत गजब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन मुगल सम्राट रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन था? ठीक है, तो वह अकबर ही था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन था। कौन अकबर के दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज़ व्यापारी था? ओके, तो वह रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी रॉल्फ फिंच था। मृत्यु कब हुई थी अकबर की? ठीक है, तो उनकी मृत्यु हुई थी 1605 यानी कि 1605 में हुई थी। उसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया था? ओके, तो ये मिलाया गया था 1576 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। ओके, 76 क्वेश्चन बन रहे थे इस टॉपिक से, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और मोर देन इनफ है ये क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इससे कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। ठीक है, सो और तो कुछ खास इसके बारे में बताना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।